हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मगध के उत्कर्ष के बारे में है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ और यहाँ पर विभिन्न राजवंशों ने आगे जाकर के शासन किया और उनका क्या क्रम रहा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। दोस्तों, जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और लोहे के खोज के बाद विभिन्न तरह के औजार बनाए जाने लगे। कृषि में काफ़ी योगदान हुआ लोहे का, तो कृषि उन्नत व्यवस्था में आई। और इन्हीं सभी कारणों से जब राजनीतिक उथल पुथल के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल के अंत तक छोटे छोटे जो जनपद थे वह बड़ा आकार ले रहे थे, बड़े महाजनपदों में बदल रहे थे और कुल 16 महाजनपद उभर कर के सामने आते हैं। और इन सभी 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है वह बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से मिलती है। इन सभी महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इनकी सूची मिलती है। तो दोस्तों, महाजनपदों का जब उदय हो रहा था तो विभिन्न जो इन जनपदों के शासक थे इनके बीच आपसी संघर्ष का दौर था। सभी चाहते थे कि मेरा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हो, सबसे बड़ा साम्राज्य हो। इन्हीं सभी संघर्षों के फलस्वरूप जो सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य उभर करके सामने आता है वो रहता है मगध साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। सभी 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर करके सामने आता है और मगध के संस्थापक के रूप में बृहद्रथ को जाना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मगध के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बृहद्रथ को जाना जाता है। हालांकि अगर हम राजवंश की बात करें कि सबसे पहला वंश कौन था इस पे शासन करने वाला, तो हर्यक वंश। अब मगध के उदय के क्या कारण रहे, किस वजह से यह शक्तिशाली बन सका, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में इसके आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण थे। इन तीनों कारणों की वजह से ही मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बना, प्रभुत्वशाली बना। तो आर्थिक कारणों में अगर हम बात करें कि आर्थिक कारण क्या थे, तो दोस्तों जो मगध राज्य था उसकी जो है गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, इन सभी नदियों के बीच एक तरह ये कह सकते हैं कि नदियों के जाल के बीच में बसा था और यहाँ पर कृषि भूमि अच्छी थी। तो नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी थी, वहाँ पर कृषि होती थी। नदियों के जल के द्वारा सिंचाई की उन्नत व्यवस्था थी। तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जिस राज्य की इकोनॉमी जितनी अच्छी होती है वह राज्य उतना तेज़ी से विकास करता है। तो यहाँ पर अधिशेष कृषि ज़्यादा थी। अधिशेष का मतलब कि कृषि उत्पादन होता था और उपभोग के बाद जो बचता था उसे अधिशेष कहा जाता था। और उसी बचे हुए जब अधिशेष जितना ज़्यादा बचेगा उतनी ज़्यादा आमदनी होगी। तो मगध राज्य में कृषि उन्नत व्यवस्था में थी, जिस वजह से इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत रूप में थी। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो साम्राज्य या फिर कोई भी राज्य या कोई भी देश तेज़ी से विकास करता है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो मगध साम्राज्य था, आर्थिक कारण उसका इस तरह से योगदान है। वहीं राजनीतिक कारणों में अगर हम बात करें कि इसके राजनीतिक कारण क्या रहे, तो दोस्तों राजनीतिक कारण में जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ का राजा जितना शक्तिशाली होगा वह राज्य उतना तेज़ी से साम्राज्य विस्तार करेगा। लेकिन भौगोलिक कारण में अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण, इसके सर्वाधिक शक्तिशाली बनने में इसका भौगोलिक कारण था। भौगोलिक कारण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजगृह को राजधानी बनाया गया, जो कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने राजवंश को पहली राजधानी बनाया, राजगृह को पहली राजधानी बनाया। और राजगृह जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो खुद सुरक्षित राजधानी जिस राज्य की होगी इसे कोई चिंता नहीं थी कि बाहरी हमलों से कोई चिंता नहीं थी, बाहरी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित था। और यह बाहर के जाकर के राज्यों में या फिर जनपदों में अटैक करते थे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो एक तो इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि खुद सुरक्षित थे और बाहर जाकर के अटैक करके उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इसके बाद जब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया
तो यह गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम के तट पर था। तो यह राजधानी भी जल दुर्ग के द्वारा घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो अगर कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो पहले उसको इन नदियों को पार करना होता था। तो उस समय काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी मगध साम्राज्य की, वो काफ़ी अच्छी थी, जो इसका सबसे बड़ा योगदान देती है इसके सर्वाधिक शक्तिशाली होने में। अब इसका जब स्वयं सुरक्षित होगा किसी राज्य की राजधानी, तो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि यहाँ पर बाहरी हमले से उसे कोई चिंता नहीं रहती थी, और वह बाहर के साम्राज्यों में जा कर के हमले करते थे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। वहीं मगध में बात करें तो यहाँ पर जंगलों से जंगली लकड़ी प्राप्त करते थे, जिनसे रथ वगैरह का निर्माण या फिर विभिन्न तरह के और निर्माण करते थे। इन्हीं जंगलों से भारी संख्या में हाथी पकड़े गए थे और जिनका युद्ध का में जो है भाग दिया गया और उसे सेना का अंग बनाया गया, और विभिन्न तरह के युद्ध इनके द्वारा जीते गए। तो मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली होने में इसका सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक कारण। तो यहाँ से हमने देखा कि मगध के उदय के क्या कारण थे। मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसमें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। इसके बाद मगध राजवंश जो है आए विभिन्न प्रकार के। मगध में वंशों का क्रम क्या था? कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि विभिन्न राजवंशों को क्रम से सजाइए। तो मगध में जो वंशों का क्रम था, पहले हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और इसके बाद मौर्य वंश आता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसका क्रम याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं, हसीना एक वर्ड आप याद रखिएगा। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और ना से नंद वंश, इसके बाद फिर मौर्य वंश। तो हसीना यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीन राजवंशों का क्रम था। इसके बाद फिर मौर्य वंश आता है। तो इसके क्रम के संबंध में कई बार प्रश्न पूछ देता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में, पढ़ते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो मगध का प्रथम वंश तथा पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध था। ये जो हर्यक वंश था, यह मगध का प्रथम वंश था और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। ये बिंबिसार अलग है, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था, वह आगे मौर्य वंश का था। यह बिंबिसार है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मगध का प्रथम वंश तथा पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध। इसे पितृहंता वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए वे अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करते थे। इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से इसे पितृहंता वंश कहा गया। इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिसने 544 ईसा पूर्व इस हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो 544 ईसा पूर्व सबसे पहले मगध के राजवंश हर्यक वंश की स्थापना हुई और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसने राजगृह को राजधानी बनाया और एक जीवक जो कि इसके राजवैद्य थे, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ देता है कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। एक्चुअली राजवैद्य जीवक जो थे, अवंती के राजा चंड प्रदोत ने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार की सेवा में भेजा था। जब एक बार बिंबिसार बीमार पड़ गए थे, तो अवंती के राजा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती राज्य, वहाँ के राजा ने बिंबिसार की सेवा में जीवक को भेजा था। इसके बाद हम बात करें कि हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे, यह एक ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि वैवाहिक परंपरा के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया और काफ़ी बड़ा साम्राज्य बनाया। इन्होंने कौशल वंश की राजकुमारी महाकोशला से शादी की, वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से शादी की
और मद्र जो कि पंजाब है वर्तमान, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से शादी की और अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो इन्होंने युद्ध के द्वारा न बल्कि वैवाहिक जीवन या वैवाहिक परंपरा के अनुसार अपना साम्राज्य विस्तार किया और मगध साम्राज्य काफ़ी सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली साम्राज्य बना। इसके बाद बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु, जिसे उपनाम कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि किस राजा को कुणिक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। 492 BC में पिता की हत्या करके यह शासक बनता है। 492 BC में यानी 544 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और 492 BC में बिंबिसार की हत्या की जाती है। तो यह काफ़ी लंबा समय था जो इतने समय में बिंबिसार ने शासन किया। तो काफ़ी लंबे शासन के बाद 492 BC में पिता की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। यह वैशाली तथा काशी को जीत लेता है। जहां बिंबिसार ने एक तरफ वैवाहिक परंपरा के अनुसार युद्ध नहीं किया और वैवाहिक परंपरा के अनुसार अपना साम्राज्य विस्तार किया, वहीं इसके पुत्र ने वैशाली को, जो कि इसके मामा का घर था, और काशी को युद्ध के द्वारा जीत लेता है। और प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन, जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन होता है। सभी बौद्ध सभाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया है, जिसके हमने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी के बारे में अपलोड किया है। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन भी अजातशत्रु के ही समय में किया गया था। एक बार हम फिर से देखते हैं अजातशत्रु के संबंध में। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। 492 BC में पिता की हत्या करके यह गद्दी प्राप्त करता है तथा वैशाली और काशी को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लेता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के ही शासनकाल में होता है। इसके बाद इसका पुत्र उदयन, जिसे उदायन भी लिखा जाता है, तो उदयन या उदायन ने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से ही इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की और इसने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। इसने राजधानी जो बनाया पाटलिपुत्र को बनाया। ये पाटलिपुत्र जो थी गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी के संगम के तट पर एक नगर बसाया पाटलिपुत्र और उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद शिशुनाग, जो कि हर्यक वंश में ही एक मंत्री के पद पर रहता है, अमात्य के पद पर, तो इस हर्यक वंश के ही अमात्य या फिर मंत्री शिशुनाग ने अपने राजा की हत्या करके एक नया वंश की स्थापना करता है अपने ही नाम पर, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। यह राजधानी को वैशाली स्थानांतरित करता है, राजधानी अपनी वैशाली को बनाता है और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। जहाँ पर बिंबिसार के समय में अवंती के राजा से उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता थी, अवंती राज्य मगध का मित्र था, वहीं जब शिशुनाग राजा बनते हैं तो यह अवंती को जीत करके मगध में मिला लेते हैं। तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ देता है कि किस राजा ने अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो शिशुनाग ने। इसके बाद इसके पुत्र कालाशोक, यह राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है और इसके ही समय में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन होता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था नंदी वर्धन था। तो कालाशोक के संबंध में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा जो बनता है वह इसकी राजधानी के संबंध में। तो इसने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया।
दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन भी इसी के समय में हुआ और इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद इस वंश को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना होती है, नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद को जाना जाता है। दोस्तों, यह भारत का प्रथम शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, सभी राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उपाधि धारण करते थे। उनमें से एकराट की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम राजा था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। यह इतना शक्तिशाली था, प्रभुत्वशाली था, तो ऐसा कहा जाता है, पुराणों में भी बताया गया है कि महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है पुराणों में। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। कलिंग को जीत करके एक जैन मूर्ति जिनसेन की मूर्ति को मगध ले आते हैं और कलिंग में ही एक नहर इन्होंने खुदवाई थी, जिसका प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और यह हाथी गुम्फा अभिलेख वहाँ के कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, जो वर्तमान में कलिंग राज्य है, उड़ीसा का क्षेत्र था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंद वंश में इसके संस्थापक महापद्म नंद को जाना जाता है और भारत का यह एक ऐसा शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। इसे पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसने कलिंग को जीत करके जैन मूर्ति जिनसेन की मूर्ति को प्राप्त किया था और उसे मगध ले आया था। वहीं एक इसने नहर खुदवाई थी कलिंग में ही। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग में नहर खुदवाई थी, तो महापद्म नंद ने। और इसका जो प्रमाण मिलता है वह वहाँ के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था और यह काफ़ी क्रूर शासक था, जनता इससे दुखी थी। तो इसके ही दरबार में एक मंत्री इसके रहते थे, चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, तो चाणक्य ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस जो है राजा को पराजित करके यहाँ पर एक दूसरा साम्राज्य स्थापित करूँगा। और ऐसा हुआ भी। आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश को स्थापित किया। इसके बाद एक और यहाँ से प्रश्न आता है कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो कि एक यूनानी शासक था, विश्व विजय की कामना से निकला था और जब भारत में आया तो जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में जो राजा थे मगध के वह घनानंद थे। तो कई बार प्रश्न पूछ देता है कि किस राजा के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था, या फिर सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो घनानंद था। जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध में घनानंद का शासन था और यह 326 ईसा पूर्व इसने आक्रमण किया था। आगे जाकर के अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे जो विभिन्न ईरानी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए।